स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मॉडर्न साइकोलॉजी के शुरू होते ही शुरू हो गई थी। और सबसे पहले जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का काम जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है वो 19वीं सदी के आखिर में किया गया। 1898 में नॉर्मन ट्रिपलेट ने सबसे पहला स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये सोशल साइकोलॉजी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट भी था। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सोशल फैसिलिटेशन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट था। फैसिलिटेशन का मतलब ये होता है कि जब ग्रुप के लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं और कोई शख्स एक काम कर रहा हो और बहुत सारे लोग उसको देख रहे हों, जैसे कि एथलीट को या स्पोर्ट्समैन को शायकीन देख रहे होते हैं, तो दूसरे लोगों की मौजूदगी में उस काम को करने का मोटिवेशन बढ़ जाता है और वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो असल में इस एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि शायकीन की मौजूदगी में एक एथलीट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में ट्रिपलेट ने यह दिखाया कि जब एक साइकिलिस्ट अकेला साइकिल चला रहा होता है तो वो इतनी तेज़ नहीं साइकिलिंग कर सकता बनिस्बत उसके जब साइकिलिस्ट एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हों। तो ये भी सोशल फैसिलिटेशन का ही इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद ट्रिपलेट ने मज़ीद स्पोर्ट्स के ऊपर कोई रिसर्च नहीं की और 1920 में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन था वो रस्मी तौर पर बना। 1925 में ग्रिफिथ ने एथलेटिक रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की जो इलिनॉइस के मकाम पर कायम की गई थी। उसने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक यूनिवर्सिटी कोर्स भी शुरू किया और 2 टेक्स्ट बुक्स पब्लिश की। ग्रिफिथ को आमतौर पर फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहा जाता है और उसकी वजह यह है कि वो स्पोर्ट्स टीमों का कंसल्टेंट भी था। 1930 और 1960 के दरमियान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फील्ड में कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। अलबत्ता सोवियत यूनियन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में काफ़ी काम किए गए और ये कहा जाता है कि 1960 के ओलंपिक्स में ईस्टर्न यूरोपियन टीम्स जो थीं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उनके साथ काम कर रहे थे। 1970 की दहाई में जर्मन और सोवियत टीमों में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को हायर करने का ताकि उनके एथलीट्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, ये एक बड़ा ही कॉमन रवाज बन गया था। अमेरिका में 1960 की दहाई में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद बरतानिया और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी शुरू हो गई और नफ्सियात का ये मैदान अब बहुत तरक्की याफ्ता है और बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। 1986 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की एक ब्रांच के तौर पर मानना शुरू किया। इसी तरह ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने 1993 में एक पूरा डिवीज़न बनाया जो कि उस वक्त एक सेक्शन था, उसको उन्होंने स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी सेक्शन का नाम दिया, जो कि बाद में तरक्की करता करता एक पूरा डिवीज़न बन गया। बरतानिया का एक महकमा है खेलों से मुतल्लिक, उसका नाम है द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंसेस। ये महकमा बहुत सारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स के साथ मिलकर काम करता है और इन्होंने बरतानिया में जितने भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं इनका अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ होता है। पहले स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स की रजिस्ट्रेशन का कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन 1992 में ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी उसका जो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज साइकोलॉजी डिवीज़न था उसने एक रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम शुरू किया और इसके मुताबिक जो साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स के मैदान में काम करना चाहते हैं या जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं उनको अब रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और फिर ही वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकेंगे, जिस तरह के बाकी जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी तरह। इसी तरह अमेरिका में भी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो डिवीज़न है, डिवीज़न 47, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का डिवीज़न है और इसके अंदर भी वो साइकोलॉजिस्ट शामिल होते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं।
پاکستان میں بھی اسپورٹ سائیکالوجسٹ مختلف ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. خاص طور پر کرکٹ ٹیم کے ساتھ عموماً ایک اسپورٹ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو ملک میں بھی ٹیم کے ساتھ رہتا ہے، اور جب ٹیمیں کسی دوسرے ملک میں جاتی ہیں تو تب وہ ان کے ساتھ جاتا ہے. تو طالبات، یہ تھی ایک مختصر ہسٹری اسپورٹس سائیکالوجی کی.